राहु और केतु ये दो राशियों के कोलॉर्ड हैं। हमने बताया था, कल राशियां बताई थी आपको। जो राहु है ना, राहु कुंभ राशि के कोलॉर्ड हैं, मतलब सह स्वामी हैं, हाफ रूलर हैं। और केतु किसके हैं? केतु हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के। और कल हमने आपको समझाया था स्कॉर्पियो अष्टम भाव, ठीक है, अष्टम भाव में राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में। 8 नंबर हम आपको दिखा भी देते हैं, ये अष्टम भाव 8 नंबर लिखा है ना। तो ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ठीक है, बदलाव का। और यहाँ पर केतु ना, केतु जब किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो तकलीफ होती है। हमने बोला है ना कि जब कोई भी व्यक्ति बदलता है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे सोना है या चांदी है, इनको कोई नया रूप रंग दिया जाता है, इनको नया कोई गहना बनाया जाता है ना, नई डिज़ाइन दी जाती है, तो पहले उसे गर्म किया जाता है, उसे लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर वो सांचे में डाल के उसको वैसा बना देते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कठिन होता है, और केतु का काम है सब कुछ छुड़ा देना, ठीक है। प्राचीन टाइम में जो अपने ऋषि थे वो केतु को बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट मानते थे। आजकल के समय में केतु की महादशा आती तो आदमी घबरा जाता है, क्योंकि पहले के लोग जो थे ना, उनके हिसाब से आध्यात्मिकता जो थी वो सर्वोपरि थी, वो सबसे ज़्यादा ऊपर स्पिरिचुअलिटी को रखते थे। उनका मानना ये था कि ईश्वर को प्राप्त कर लो, ईश्वर को प्राप्त करना, पूजा पाठ करना, वही सबसे ज़्यादा सुपीरियर चीज़ है, ठीक है। तो वो जो था, आजकल के समय में क्या है, आजकल के समय में किसी को कष्ट चाहिए नहीं। पहले के लोग ईश्वर से मांगते थे कि ईश्वर हमें कष्ट दे दो, ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं हमें दे दो, जिससे हम 24 घंटे आपके स्मरण में रहें, हम 24 घंटे आपको ही ध्यान करें। क्योंकि जब आदमी को कोई परेशानी आती है ना, तो भगवान को याद करता है। तो केतु इसीलिए आदमी को स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, क्योंकि उसके पास में चीज़ें जो छूटती हैं, अपने जब छूटते हैं, जब किसी का ब्रेकअप होता है तब भगवान याद आते हैं, आदमी भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसे बुला दो, ठीक है। तो इसी प्रकार से केतु यहाँ पर व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, लेकिन वो कष्टकारी थोड़ा होता है, व्यक्ति को अनईजी फील होता है वो। इसीलिए आजकल के समय में केतु को उतना शुभ प्लैनेट नहीं मानते हैं लोग, लेकिन पहले के टाइम पे जो ऋषि मुनि थे उनका ये मानना था कि जितना हमें कष्ट आएगा उतना हम ज़्यादा भगवान के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये केतु की स्टोरी हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे प्लैनेट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और भी प्लैनेट हैं, लेकिन वो सोलार सिस्टम से इतना दूर हैं, नेपच्यून, प्लेटो, ठीक है, यूरेनस, ये सोलार सिस्टम में इतनी ज़्यादा दूर चले गए हैं कि इनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये 9 ग्रहों, ये जो हमने आपको बता दिए हैं, सूर्य से लेकर शनि और राहु केतु, 9 ग्रह ही अपने आप में काफ़ी हैं। एंड इसके अलावा जो नक्षत्र हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सो आई होप आप लोग को ग्रहों के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर ग्रहों के बारे में आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए आप लोग को समझ आ गया ग्रहों के बारे में, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यस, फाइन, यस, समझ आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, किसी का प्रश्न है, सूर्य का कॉन्फिडेंस और मंगल के कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है? देखिए, सूर्य का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि आपकी सोल बोलती है कि हाँ हम ऐसा काम कर सकते हैं, सूर्य को आत्मा भी बोला जाता है। और मंगल का ये होता है कि मंगल आपको शरीर से इतना हष्ट पुष्ट करता है कि आपके अंदर आपको लगता है कि हाँ हमारे अंदर बहुत ताकत है, हम कुछ भी पेड़ उखाड़ के या ज़मीन हिला देंगे। जैसे हनुमान जी मंगल के कारक इसीलिए हैं। मंगल को अच्छा करना हो तो हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि हनुमान जी बल को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान जी इतने बलवान थे कि पर्वत उठा के लिए गए थे, है ना। तो वो जो है
वो उस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस है वो मंगल देता है, वो साहस वो मंगल देता है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ग्रहों की डिग्री भी देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और ग्रहों की डिग्री हम आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, ग्रहों की डिग्री का क्या सीन है कि ग्रह उच्च के भी होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं, स्वराशि के होते हैं, मित्र राशि के होते हैं, और नीच शत्रु राशि के भी होते हैं, अस्त भी होते हैं। ठीक है। सो ये टॉपिक अगर हम कवर करेंगे तो फिर आज कवर नहीं हो पाएगा, तो इसको अभी नहीं कवर करेंगे। लेकिन हम आपको शॉर्ट्स में बता दे रहे हैं कि उच्च राशि का कुछ ग्रह जो है ना, वो कुछ पार्टिकुलर राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में पहुंचेगा तो वहाँ पर उच्च राशि हो जाता है। ठीक है। सूर्य अपनी राशि में कुछ डिग्री तक बैठेंगे, जैसे सिंह में बैठे तो मूल त्रिकोण के हो जाएंगे। ठीक है। मूल त्रिकोण के कुछ डिग्री तक ही होते हैं, और उस डिग्री के बाद में जैसे मान लिया 0 से 15 डिग्री तक सूर्य मूल 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के हो गए अपनी राशि में सिंह में, और 10 से अगर ऊपर हुए 11 हो गए तो हो जाएंगे स्वराशि के। उदाहरण के तौर पे हम जस्ट बता रहे हैं। ठीक है। मित्र राशि कौन सी होती है? जैसे सूर्य के मित्र हैं मंगल, सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, मंगल भी अग्नि तत्व के हैं, इनकी मैत्री है। सूर्य की गुरु की मित्रता है, तो सूर्य अगर गुरु की राशि में बैठ जाएंगे, मतलब जैसे 9 नंबर में बैठ गए सूर्य, या 1 नंबर में बैठ गए, तो यहाँ पर सूर्य उच्च के सूर्य जो है यहाँ पर अच्छे मित्र राशि में होंगे। उच्च के भी सूर्य होते हैं कुछ डिग्री तक ही। ठीक है। और सम राशि होती है कि जब कोई ना ही शत्रु हो ना ही मित्र हो। जैसे गुरु हैं, गुरु शनि को अपना शत्रु नहीं मानते हैं ना ही मित्र मानते हैं, तो गुरु जाके अगर शनि की राशि में बैठेंगे तो वहाँ पर सम हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन शनि की मकर राशि में अगर सूर्य ये गुरु बैठेंगे जाके, तो वहाँ पर गुरु नीच राशि में हो जाएंगे, क्योंकि कर्क में उच्च के होते हैं और वहाँ पर मकर में नीच के हो जाते हैं। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो कोई भी ग्रह जब उच्च का होगा तो 100% रिजल्ट देगा, मूल त्रिकोण का होगा 75%, स्वराशि का होगा 50%, मित्र राशि में होगा 25% रिजल्ट दे पाएगा, सम राशि में होगा तो 12.5%, नीच राशि में होगा, अस्त होगा तो लगभग 0% रिजल्ट मिलते हैं। मतलब काफ़ी रिजल्ट कम हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा आप चार्ट में ना, लोग कहते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा योग बनता है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिग्री भी देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है, कुछ ग्रहों का एक बल भी होता है, कुछ मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाके कुछ प्लैनेट स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके लिए एक श्लोक है, बुधैज्यो बलिनो पूर्वे रवि भौमो च दक्षिणे पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च सित चंद्रो तथोत्तरे। इसका अर्थ यह है कि पूर्व में बुधैज्यो मतलब गुरु और बुध, ये पूर्व में बलवान होते हैं। अगर ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन कुंडली में कौन सा होता है? जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो ईस्ट डायरेक्शन पूर्व को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर गुरु और बुध बलवान होते हैं। जो 10 नंबर है साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सूर्य और मंगल बलवान होते हैं। ठीक है। शनि जो है, शनि रात्रि के कारक हैं ना, रात्र में बलवान होते हैं, तो शनि यहाँ पर 7 नंबर पश्चिम में शनि बलवान हो जाते हैं। और चंद्रमा शुक्र जो है उत्तर डायरेक्शन मतलब कुंडली के 4th हाउस में चंद्रमा बलवान होते हैं। आप लोग को डायरेक्शन याद करना जरूरी है। कुंडली का 1st हाउस ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 7th पश्चिम को, और 10th दक्षिण को, 4th उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट हम लोग का 1 घंटा हो गया। अब हम कुछ आपको सूत्र बता देते हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं, जिससे आप कुछ अपनी प्रेडिक्शन कर पाएँ, क्योंकि अगर हम आपको ये फिलॉसफी समझाते रहेंगे तो समय काफ़ी बीत जाएगा और हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पर इस
इस वेबिनार में हमें ये भी कवर करना था कि सबसे पहले विदेश यात्रा, ठीक है, विदेश जाना कैसे देखते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो विदेश का होता है, ठीक है। कुंडली का 8वां भाव भी परदेश का ही होता है। चौथा भाव जो कुंडली का होता है, हमने बोला था मदरलैंड, आपका जो नेटिव प्लेस है, जहाँ आपका जन्म हुआ, जन्म स्थान, वो चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव विदेश का, 8वां भाव भी विदेश का ही होता है, ठीक है। तो और कुंडली का फर्स्ट हाउस हमने बताया था आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल आप कैसे हैं वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब कुंडली के फर्स्ट हाउस का स्वामी, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर के स्वामी कौन होगा जाके, हमने कल बताया था आप लोग को, शायद आप लोग ने याद कर लिया होगा। 1 नंबर का अर्थ होता है मेष राशि और स्वामी हो जाते हैं मंगल। तो कुंडली में अगर मार्स यहाँ पर बैठ जाए जाके, मान लिया ऐसी ही आपकी कुंडली है या किसी की कुंडली है, 1 नंबर यहाँ लिखा है और मंगल यहाँ पर बैठ गया जाके 12 नंबर में, तो इसका अर्थ यह है कि लगन का स्वामी जाके विदेश में बैठा जाके आपकी पर्सनालिटी विदेश में ही जाके ग्रो करेगी। अगर कोई विदेश में रह रहा हो, अपने चार्ट में उठा के देख सकता है, ये सूत्र दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। लगन का स्वामी विदेश में जाके बैठ जाएगा, जाके विदेश व्यक्ति चला जाएगा। या इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 12 नंबर का अर्थ होता है यहाँ पर मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु, जुपिटर। अगर जुपिटर यहाँ पर आ जाए फर्स्ट हाउस में, विदेश पति जाके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए जाके, तो इसका अर्थ यह है कि विदेश में आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। इसका भी सेम अर्थ हो जाता है। एक चीज़ और है यहाँ पर, कुंडली का जो 4th हाउस है, चौथा भाव, चौथा भाव हमने बताया स्वदेश को रिप्रेजेंट करता है, जन्म स्थान को, माता को रिप्रेजेंट करता है। चौथे भाव का स्वामी अगर 12वें में चला जाए, ठीक है, यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी हो गए, 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, स्वामी हो गए चंद्रमा। चंद्रमा अगर 12 नंबर में बैठ गए जाके, तो ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाएगा 100%। उसके लिए जो विदेश होगा ना, उसका वो स्वदेश हो जाएगा, उसके लिए विदेश अपना देश हो जाएगा, और अपना देश उसके लिए परदेश हो जाएगा, ठीक है। यहीं अगर 12 नंबर के जिसके स्वामी बनते हैं गुरु, गुरु अगर जाके यहाँ पर बैठ जाए जाके 4 नंबर में, तो ऐसा भी व्यक्ति विदेश जाके रहेगा, विदेश जा सकता है, पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ बता दें, हमने बताया था अष्टम भाव भी विदेश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अष्टम भाव पाताल को है, दूसरे लोग को अष्टम भाव भी रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, 4th हाउस का स्वामी जाके अष्टम में बैठ जाए, या अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए जाके, ठीक है, तब भी व्यक्ति विदेश चला जाता है। या अष्टम भाव हमने बताया ना, बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है, परेशानियों का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर 4th में बैठेगा जाके, तो आपको अपने घर से दूर कर देगा, अपने घर से दूर ही रहेंगे, फिर अपने घर में आपको सुकून नहीं मिलेगा। मतलब एनी हाउ आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है अपने ही देश में हो लेकिन दूसरे स्टेट में पहुंच जाएं, दूसरे सिटी में पहुंच जाएं। और ये जो भी हमने सूत्र बताया, ये आप लोग अपने चार्ट पे देख सकते हैं। ऐसे योग अगर आप विदेश में हैं तो आपके चार्ट में ये योग जरूर होंगे, निश्चित होंगे। अगर हैं तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आप लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि हम पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, है ना। क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछिए जिसमें सभी का भला हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका आंसर हम देंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया विदेश के कैसे योग बनते हैं। एक चीज़ हम आपको और यहाँ पर सिखा देते हैं कि विदेश में पढ़ाई के योग कैसे बनते हैं। तो हमने बताया था आपको 5th हाउस जो होता है एजुकेशन का होता है, शिक्षा का भाव बोला जाता है, और 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव बोला गया है, हमने आज ही बताया था थोड़ी देर पहले। तो जब भी पंचम भाव का संबंध बनेगा 12वें से, या 9वां भाव का संबंध बनता है 12वें से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 9वां भाव होता है उच्च शिक्षा का। 9वां भाव का स्वामी अगर 12वें से संबंध बना रहा है, 12वें का संबंध 9वें से बन रहा है,
ऐसी स्थिति में विदेश में जाके व्यक्ति हायर एजुकेशन पूरी करेगा, ठीक है, मास्टर्स अपना कर सकता है, पीएचडी कर सकता है जाके, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एमडी कर सकता है जाके, जो भी मास्टर्स हैं मास्टर्स करेगा जाके विदेश में। और वही अगर 5th हाउस का स्वामी गया है यहाँ पर तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे बने कि ग्रेजुएशन अपना करेगा जाके विदेश में, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। वही पंचम भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए जाके तो अक्सर ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई को उपयोग नहीं कर पाता है, पढ़ता जो है ना उससे कोई डिफरेंट काम करता है, या पढ़ाई में उसकी बाधाएं बहुत आती हैं पढ़ाई कंप्लीट करने में। वही अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम में जाता है तब भी ऐसी दिक्कत होती है, पढ़ाई कंप्लीट करने में दिक्कतें आ जाती हैं अक्सर। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन ये हम आपको ये बेसिक बता रहे हैं चीज़ें। सो यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि विदेश में पढ़ाई के योग कैसे बन रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट के योग कैसे बनते हैं। हमने एक चीज़ और बताई कही थी कि हम आपको सिखाएंगे प्रेम विवाह के योग, ठीक है। प्रेम विवाह के योग कैसे देखें उसके लिए भी हम आपको समझा देते हैं।